नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। जी हां, अभी तक राम भक्तों के लिए ये लाइनें बोली जाती थी, लेकिन अब राजनीतिक दलों के लिए भी ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव या फिर निकाय चुनाव, चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को राम याद आने लगते हैं। फिर बात वही होती है कि आखिर किसके हैं राम। अब मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी इलाकों में रामलीला का आयोजन करवाएगी, लेकिन कांग्रेस को इसमें वोट की राजनीति नजर आ रही है। कांग्रेस को रामलीला के आयोजनों पर ऐतराज है। आखिर कांग्रेस को रामलीला पर ऐतराज क्यों है और बीजेपी का रामलीला कराने के पीछे मकसद क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजनीतिक दल अब भगवान राम पर भी अपना अधिकार जमाते नजर आ रहे हैं, लेकिन भगवान राम का जीवन कहता है कि उन पर पहला हक उन वनवासियों का है जिसके साथ उन्होंने वनवास के 14 में से 12 वर्ष बिताए थे। उन दलितों के साथ जिन्होंने जंगल में श्री राम के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। लेकिन अब सियासी दांव खेलते हुए प्रदेश के आदिवासी इलाकों में रामलीला की तैयारी कर रही शिवराज सरकार की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का संस्कृति मंत्रालय आदिवासी इलाकों में रामलीला का आयोजन कराने जा रही है। प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बताया कि आदिवासी समाज को भगवान राम की याद दिलाने के लिए संस्कृति विभाग आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन करेगा। रामलीला इस देश में हमेशा होती आई है। इस बार संस्कृति विभाग ने रामलीला में अभिनय करने के लिए जनजाति समाज के बच्चों को चुना है। वहीं इस पर ऐतराज जता रहे लोगों को जवाब देते हुए उषा ठाकुर ने कहा कि तथाकथित देशद्रोही लोग आदिवासी समाज के बीच में दुष्प्रचार कर रहे हैं। जनजाति समाज अनादिकाल से भगवान राम के साथ जुड़ा है और वो अनादिकाल से ही हिंदू है। देखिए, ऐसा नहीं है कि विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में ही रामलीला निरंतर इस देश में होती ही आई है और संस्कृति विभाग इसका आयोजन निरंतर करता ही आया है। इस बार जनजाति क्षेत्र के बच्चों को भी अभिनय के लिए इसमें चुना गया। एनजीओ को विभाग इसका प्रशिक्षण कर रहा है बच्चों को बुलाकर। जो नेहरू युवा केंद्र हमारा सब जिलों में व्याप्त है, वहीं से बच्चों का चयन हुआ है और विभाग उनको प्रशिक्षण कर रहा है। अब कांग्रेस को जनजाति इलाकों में रामलीला के आयोजन पर ऐतराज है। कांग्रेस विधायक उमंग संगार ने आदिवासी इलाकों में रामलीला के आयोजन पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आदिवासी विरोधी है। कांग्रेस सरकार में स्वीकृत योजनाओं को सरकार बंद कर रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की करोड़ों की योजनाओं को भी भाजपा सरकार ने रोक दिया है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों के नाम पर वोट की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के आदिवासी वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए सरकार रामलीला का सहारा ले रही है। कांग्रेस विधायक ने राम के साथ लंका ढाने वाले वानरों को आदिवासी करार दिया है। आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन करेंगे। प्रदेश में सिर्फ आप आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन क्यों करना चाहते हैं? क्या पूरा प्रदेश में बाकी जगह रामलीला नहीं दिखाना है? तो ये एक सूची समझी भाजपा की रणनीति है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है आदिवासी क्षेत्र का, उसको हम कैसे टर्न आउट करें। उन्हें पता है कि गई सरकार हमारी आदिवासियों के कारण नहीं बन पाई, तो ये सिर्फ उसी को टारगेट कर रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर आपको आदिवासियों के विकास की बात करने, उनके तालाब लाए, सड़क लाए, बिजली लाए, उसकी बात करें, वो तो है नहीं, वो बात करना ही नहीं चाहते। आप रामलीला से क्या विकास कराना चाहेंगे? प्रदेश में राम के नाम पर राजनीति करने का ये पहला मौका नहीं है। हर चुनाव में राम नाम की लूट होती है। अब सवाल ये है कि वनवासियों के राम और सियासी रामलीला के बीच आखिर राम किसके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इसी लीला पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ ब्रजेश चौक से, जो कि हमारे ब्यूरो हेड हैं। पहले उनके पास चलेंगे, बाकी और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे।
जिनका हम आपसे परिचय कराएंगे। ब्रजेश जी, राम नाम की लूट जब मस्ती है तो वोटों के लिए सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक मौका ऐसा भी आता है कि फिर वो कभी अस्तित्व के सवाल उठाते हैं, कभी राम सेतु के अस्तित्व पे उठाते हैं सवाल, कभी राम को काल्पनिक पात्र उनको बताना पड़ता है, कभी वो कहते हैं कि हम सबसे बड़े राम भक्त हनुमान भक्त हैं, और कभी वो आदिवासियों से जोड़ देते हैं कि वो तो हमारे हैं ही नहीं, आप तो विकास की बात करिए। निश्चित तौर पर विकास की बात ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी ये भी है क्योंकि सांस्कृतिक ढांचा ऐसा है इस देश का। और अभी अगर हम राम मंदिर की बात करें कि राम मंदिर के निर्माण के लिए इस देश में 3200 करोड़ का चंदा होता है, 5 लाख से ज़्यादा घरों तक लोग पहुँचते हैं, करोड़ों घरों तक चंदा होता है, आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, हिंदू हो, गैर हिंदू हो, तमाम लोग इससे जुड़े हैं। और रामलीला एक राम का ऐसा एक चरित्र है कि देश दुनिया में प्रसिद्ध है, चाहे वो थाईलैंड की बात करें, चाहे मुस्लिम बहुल मलेशिया की बात करें, लेकिन हमारे अपने देश में इस पर सवाल उठाए जाते हैं। तो क्या वाकई ये सवालों में कुछ गंभीरता है या सब कुछ वोट बैंक के नज़रिए से इस देश में तय होता है? देखिए मनोज जी, राम सबको जोड़ने वाले हैं, लेकिन हम सियासत में देखें तो राम के कारण ही दो गुट हो जाते हैं। एक कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, तो एक राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, उसके आधार पर राम नाम जप के सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाता है। जब दूसरा खेमे को लगता है कि सब कुछ लुट चुका है तो वो भी राम नाम का जप करता है, राम पद गमन की बात करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, ताकि उस भी राम के सहारे उसकी भी नैया पार हो जाए। राम वो उस युग के मर्यादा पुरुषोत्तम है, मतलब उस युग के सबसे पुरुषोत्तम उत्तम व्यक्ति हैं, भगवान जिनको हम कहते हैं। लेकिन उनके नाम पर सबसे ज्यादा लोग मर्यादा तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं, खासतौर से राजनीतिक दल। बिल्कुल मनोज जी, और राम ही वो चीज है जिन्होंने सारे समाज को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास होगा तो उसमें 12 साल वो आदिवासियों, वंचितों, दलितों इनके बीच में रहे और सबको भारत की मुख्य धारा में एक लाए। उन्हें वंचितों का उद्धार किया, उन्हें जो उन पर अत्याचार हो रहे थे, जैसे दंडाकरण में उनने सबसे ज्यादा टाइम बिताया, तो वहां पे बाणासुर राक्षस था जो आदिवासियों पे अत्याचार करता था, उससे मुक्त कराया। तो आदिवासियों, दलितों को सबको एक करने का काम राम ने किया, सबका उद्धार राम ने किया। चाहे वाल्मीकि प्रसंग हो, चाहे केवट प्रसंग हो, तमाम प्रसंग देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिखता है कि आदिवासियों, दलितों, वंचितों, सबरी प्रसंग, तमाम प्रसंगों में आदिवासियों और दलितों, वंचितों के बीच में ज्यादा रहे हैं राम। अब बात रही कि ये वर्ग में आप जाते हैं तो क्यों विवाद उठ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि अंग्रेजी के जो शासन काल था मनोज जी, तो जो दंडाकरण जो क्षेत्र था, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र था, वहीं पे सर्वाधिक धर्मांतरण हुए, वहीं जो आदिवासी समाज है उसको राम से विमुक्त करने की कोशिश की गई। अब एक तरफ वहां रामलीला करने की कोशिश की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि राम सबके आराध्य हैं, आपके भी राम थे, आपसे भी जुड़े हुए हैं। तो एक वर्ग को आपत्ति होती है, वो ये कहते हैं कि भाई राम का नाम रामलीला क्यों कर रहा हो? रामलीला तो पूरे हमारे ही हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में, कई देशों में होती है। राम नाम का जाप कई जगह होता है, तमाम विश्व में होता है, लेकिन यहाँ आपत्ति इसलिए है क्योंकि वोट बैंक दिखता है। उनको लगता है राम से फिर जुड़ जाएंगे, राम से जो आस्था फिर जागृत हो जाएगी, जो है पहले से ही, और उनको जो प्रसंग हैं, जो राम के साथ जुड़ने के जो प्रसंग हैं, वो याद दिला दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वोट बैंक हमारा ना खिसक जाए। जबकि आप भी राम को नाम लीजिए, सब राम की नाम लीजिए, राम की महिमा तो अपरंपार है, आप भी नाम लेंगे तो आप भी तर जाएंगे। तो वो ना करके विरोध करने की जो संस्कृति है वो जहां पनपती हुई दिख रही है। और क्योंकि लेकिन जब देखते हैं सत्ता खिसक गई उनके हाथ से, तो हम उनको देखते हैं कि कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नाम सोमनाथ से लेके भगवान के मंदिरों तक जाते हैं। मध्य प्रदेश में उनके नेता राम पथ गमन की बात करते हैं, बनाने की बात करते हैं, बाकायदा उनका एजेंडे में रहता है, गौशालाएं खोलते हैं, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते हैं। फिर जब उपचुनाव होते हैं तो मनोज जी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। लेकिन यदि चंदा करते हैं राम के नाम पे दूसरे दल के लोग अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए, तो उनको आपत्ति होती है। वो करें तो आपत्ति नहीं, दूसरे करें तो आपत्ति। देखते हैं कि दिग्विजय सिंह खुद चंदा देते हैं, सवाल उठाते हैं। उन्हीं के समर्थक अरुण यादव और उनके भाई सचिन यादव वो गांव-गांव जाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं और दान के लिए वो लोगों को प्रेरित करते हैं। पीसी शर्मा भी लोगों के बीच जाते हैं, हमने देखा भोपाल में, लेकिन वो कहते हैं कि आप सीधे चंदा मत दीजिए, ट्रस्ट को दीजिए। ये चीज़ तो राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है, उन्होंने भी कहा है कि आपकी सुविधा है कि अगर कोई आपके घर आए उसको दे दीजिए, अगर आपको लगता है कि बैंक अकाउंट में डालना सीधे 50 ऑप्शन आपके पास, उनमें से किसी एक को चुन लीजिए। तो विरोध भी करना है और ये कहना है कि जो चंदा लेना है, यानी आप ये बताना चाहते हो कि जो चंदा लेने आ रहे हैं आपसे फिजिकली रूप से, वो आदमी गलत है? तो मनोज जी ये वोट के लिए करते हैं। जब उनकी सरकार थी तो वो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे,
वही जब उनको लगा कि राम से उनको वोट हासिल हो सकते हैं तो उन क्षेत्रों में चंदा करने लगे। नेता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। यदि सचिन यादव को लगता है कि राम नाम लेने से उनको वोट मिल जाएंगे तो वो राम के लिए चंदा जुटाने चल जाते हैं। यदि उमंग सिंगार को लगता है कि हमारे क्षेत्र में यदि संस्कृति विभाग या भाजपा रामलीला कराएगी तो मेरा वोट बैंक मेरे से न खिसक जाए, तो वो ब्रजेश जी विरोध मैं आऊंगा करते हैं। आपके पास। प्रेम सिंह पटेल जी जुड़े हुए हमारे साथ, बीजेपी के राज्य मंत्री भी हैं शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में। प्रेम सिंह जी बहुत स्वागत है नादी टीवी पर आपका। धन्यवाद। प्रेम सिंह जी, कांग्रेस एक तरफ कहती है राम वन पथगमन बनाएंगे, गौशालाओं की बात करती है, साफ हिंदुत्व की बात भी करती है, वो राम जो मंडली बनाती है भजन मंडली उनको चंदा देने की बात भी करती है, लेकिन जैसे ही आपकी सरकार देखो, की जो मंत्री क्या है है? वो ये कहती है कि आदिवासी क्षेत्रों में हम रामलीला कराएंगे, इस पर उनको आपत्ति होने लगती है। जी प्रेम देखो, सिंह अगर ये अच्छे होते तो सरकार नहीं देती इनकी। जी अगर अच्छे काम करते, ऐसी बातें नहीं करते तो अच्छा राज करते ये लोग। जी, इसी में तो चलेंगे ये। लेकिन उमंग सिंगार अरे कह हर रहे हैं बात जी हर बात में जलने में अभी राम मंदिर का चंदा करेंगे तो उल्टी बातें करेंगे। जी। देखो, कोई दे रहा है तो उनको क्या तकलीफ हो रही। जी, तो आप अरे इसको किस नजरिए से देखते राम हैं? के सभी भागीदारी बने। लेकिन एक जो और दे चीज रहा भी है है उनको दुख नहीं होता, इनको ज्यादा दुख होता है। जी, लेकिन अभी उमंग सिंगार ये कह रहे थे कि आदिवासियों के लिए विकास जरूरी है और आप रामलीला दिखा रहे हैं उनको। देखो, ये तो कब से सरकार चलाते आ रहे हैं, जी और अभी 15 महीने में भी मतलब क्या कर रहे थे, मतलब ये करना था नहीं। जी, लेकिन एक और चीज है ना प्रेम सिंह जी, वो ये भी कहती है, कांग्रेस का ये आरोप है, वो पहले जब कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने ये कहा था कि जब जनगणना हो तो आदिवासी खुद को हिंदू ना लिखाएं। आप भी उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको लगता है कि हिंदू और आदिवासी अलग देखो, अलग ये है? तो फूट डालो राज करना चाहते हैं, पर आदिवासी कोई का बिका हुआ नहीं होता है। आदिवासी, आज मैं 93 से विधायक हूँ, जी कोई आदिवासी इनके कहने से नहीं होता है कि मतलब इसी प्रकार से। जी इनको अभी दिखा दिया, नहीं देखा क्या? अभी मतलब सब लोगों ने मिलके इन्हीं के लोगों ने हरा दिया, और मतलब आज अलग के सड़क पड़ गए कि नहीं पड़ गए, दिख रहे हैं अपन लोगों को। जी, तो आपको लगता है कि जो आदिवासी इलाकों में रामलीला करा रही है आपकी सरकार, आपके जो मंत्री हैं उषा ठाकुर, देखो, उनका हम विभाग, लोगों ने तो वो ठीक गणपति है? जी भी बिठाए थे। जी हम हिंदू है, हिंदू लोग तो मतलब सब कुछ करना चाहते हैं। रामलीला भी करेंगे, राम विवाह करेंगे, राम के पत्थर भी गाड़ेंगे, गणपति जी भी बिठाएंगे, सभी करेंगे। कोई हमको आदिवासी में कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर जो आपके जो मतलब जो कांग्रेस के जो आदिवासी विधायक है वो क्यों सवाल उठाते देखो बार-बार? यार, एक दो इन्हें गिने हैं, उनसे क्या लेना देना। पूरा मतलब अब तो खत्म हो गई कांग्रेस, क्या है। जी, लेकिन इस पे भी कमलनाथ तो खुद को राम भक्त कहते हैं और उनकी पार्टी के लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। देखो, उन पे नहीं भरोसा है, इसलिए तो सरकार गिरा दी। जी अरे इनके ऊपर इन्हीं का भरोसा नहीं है, इसलिए तो सरकार गिरा दी इन लोगों ने। जी, चलिए बहुत धन्यवाद प्रेम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्रजेश जी, जो ये दो पक्ष हैं इसके भी, कि हमने उमंग सिंगार दिन में भी जब उनसे बात हुई थी तो हमने उनका पक्ष भी लिया था और उन्होंने कहा भी था कि वो शाम को हमसे जुड़ेंगे और अपना विचार रखेंगे, हालांकि हमसे कोशिश करेंगे। लेकिन हमने प्रेम सिंह पटेल जी जिनसे बात हुई थी और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आदिवासी तो गणपति की भी पूजा कर रहे हैं, वो तो हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, वो तो राम भगवान की पूजा करते हैं। तो कांग्रेस को दिक्कत समझ में नहीं आता कि कहाँ है। देखिए मनोज जी, कांग्रेस को दिक्कत है, यदि हम बैक में जाते हैं तो ये जो वोट बैंक है आदिवासी वोट बैंक, ये कभी कांग्रेस का था, एक मुश्त कांग्रेस में जाता था। लेकिन जब उनको लगा कि वो खिसक रहा है तो उनको दिक्कतें होने लगी। वो क्यों जा रहा है उनसे छूटकर, वो उसकी बात अलग है। जैसे विकास की बात कर रहे हैं, यदि उमंग सिंगार बात कर रहे हैं, तो यदि उन्होंने इतना आदिवासियों का हित किया होता, उनकी सरकार ने उनके पट्टे के अलावा कुछ उनको जो अधिकार थे वो दिए होते, उनका उद्धार किया होता, तो निश्चित तौर पर मनोज जी आदिवासी आज भी उनके साथ होते। क्योंकि सबसे भोला भाला इंसान जो होता है पूरे संप्रदाय में, समाज में, उसमें आदिवासी बड़ा भोला होता है। बिल्कुल। आप देखिए, लेकिन जंगलों में आपने घुसपैठ करा दी, जंगल के जंगल गायब कर दिए। पातालकोट जैसे शहर में आप पर्यटन ले जा रहे हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि हमने सड़कें पहुंचा दी है। कमलनाथ आप- कहते हैं कि वहाँ के आदिवासी जींस पहनने लगा है। बिल्कुल। वो इसको भी उपलब्धि बताते हैं। हाँ उपलब्धि बताते हैं, लेकिन आपने आदिवासियों को संकट में डाल दिया। वो जंगल में रहता था, शुद्ध रहता है, एक शहरीय समाज होती है, देखिए आप विलुप्त प्राय में होती स्थिति में आ गई है। तो आपने आदिवासियों के लिए कुछ किया नहीं है। अब आदिवासी यदि एक वर्ग
किसी दूसरे तरफ जा रहा है, दूसरे दल की तरफ जा रहा है और उसकी बदौलत सरकारें बन रही हैं, तो निश्चित तौर पर उनके पेट में दर्द होगा ही। और वो तमाम तरह के, भाई इनके विकास की बात नहीं कर रहे हो आप, रामलीला क्यों करा रहा हो। एक धार्मिक पक्ष अलग है, संस्कृति विभाग का काम क्या है, संस्कृति विभाग का जो काम है वही तो कर रहे हो, संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, संस्कृति के बारे में। तो और जो प्रचार प्रसार के साथ जो आयोजन हो रहे हैं मनोज जी रामलीला के, उनमें वो आदिवासी ही कलाकार होंगे, वही लोग वहां रामलीला करेंगे, तो एक तरह से रोजगार भी तो है, उनको मेहनताना दिया जाएगा, बाकायदा आयोजन होगा। और आपको एक जो छुपी प्रतिभा है उनकी, वो कम से कम सामने आएगी, प्रतिभा भी सामने आएगी मनोज जी। और रामलीला कोई ऐसा वो नहीं है कि जो आपको गलत संदेश देता हो। रामलीला हमेशा आप कोई भी संप्रदाय के समुदाय से हो, क्योंकि दुनिया आपको के एकजुट करने का काम करता है। और दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में रामलीला का मंचन होता है। वो कई शहर दुनिया में, इस देश में भी ऐसे हैं कि जहाँ 365 दिन रामलीला चलती है, विदेशों में भी कई जगह हैं और हिंदुस्तान में भी। बिल्कुल मनोज जी, रामलीला का मंचन लगातार चलता है और आदिवासी क्षेत्रों में भी होता है, वो खुद भी रामलीला करते हैं। लेकिन यदि सरकार कर रही है तो क्यों कर रही है, उनको लग रहा है कि यदि सरकार करेगी, सरकार प्रचार प्रसार करेगी तो ये वर्ग एकजुट हो जाएगा, उनकी तरफ चला जाएगा, उनको मंजरे जमीरे ढोलक मंडली बांटेगा, धनुष तीर कमान बांटेगा। तो नहीं, ऐसा ना हो कि वो वोट बैंक चले जाए। जबकि सरकार में, पिछली सरकार में भी, कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार। एक और दिलचस्प बात आपको नहीं लगती, जो ऐसा उमंग सिंगार को सुन रहे थे, जो कह रहे थे विकास की बात है, तो उनकी सरकार में हमने देखा कि वो ढोल चराना भी, बैंड बजाना भी वो रोजगार से जोड़ रहे थे। तो क्या आदिवासियों को या पढ़े लिखे लोगों के लिए अब यही रोजगार बचा है जो कांग्रेस देना चाह रही थी, या जिस विकास की वो बात कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने ही आरोप लगाए थे दिग्विजय सिंह पर कि वो रेत माफिया हैं, वो भू माफिया, तमाम तरह के आरोप लगाए थे। तो खुद की सरकारों के नेताओं को जब वो निशाने पे लिए हुए थे, इसका मतलब है कि जो 15 महीने का कार्यकाल को लेके जो कांग्रेस के बागी लोगों ने, जो बीजेपी के साथ चले गए, जो आरोप लगाए थे, उसकी पुष्टि उमंग सिंगार खुद कर रहे थे। देखिए मनोज जी, सबसे ज़्यादा यदि हम उपेक्षा देखें पिछले अब तक के शासनकाल में, तो आदिवासियों की उपेक्षा चाहे राजनीतिक मंच पर हो चाहे जमीनी स्तर पर, सबसे ज़्यादा उपेक्षा कांग्रेस में होती दिखती है। देखिए जमुना देवी लड़ते लड़ते स्वर्ग को सिधार गई, उनके भतीजे आज भी कांग्रेस में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस का एक गुट है, उमंग सिंगार पर ही आरोप लगाते हैं। देखिए उनकी क्या स्थिति है कांग्रेस में, यदि केंद्रीय हाईकमान का थोड़ा बहुत संरक्षण नहीं होता तो उमंग सिंगार भागने वालों में सबसे पहले होते थे, उनकी तो हालत खराब हो गई थी। लेकिन कांग्रेस ने कब आदिवासी, एक प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी को बनाया, इसके बाद क्या दिया आपने उनको? कभी मुख्य धारा में नहीं आया, एक मौका था सूरजभान सोलंकी के साथ सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन था और वो आदिवासी मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन एंड टाइम पे जो हमने अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने और उनका तख्ता पलट की जैसी कोशिश कर दी गई थी। निश्चित तौर पर तो आप देखिए ना कि उमंग सिंगार को पूरी तुलना करनी चाहिए कांग्रेस की और भाजपा की। मुझे लगता है तब ज़्यादा बेहतर वो समझ पाएंगे कि आदिवासियों को भला किसने किया है, किसने नहीं किया है, उन्हीं के साथ क्या हाल हुआ, उन्हीं के परिवार के साथ क्या हाल हुआ। जमुना देवी की हालात देख लिए आप, पूरे समय तक वो 10 साल तक दिग्विजय सिंह से लड़ती रही, नेता प्रतिपक्ष रही, वो पार्टी की हकदार थी, वो मुख्यमंत्री तक पहुंच सकती थी। कांतिलाल भूरिया के मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन आप देखिए कि वहां पे वो भेदभाव उनसे किया गया, यहाँ पे वो ऐसा भेदभाव आपको दिखता नहीं है। यहाँ पे आदिवासियों को जोड़ने का काम करता है आरएसएस, आदिवासी क्षेत्रों में विकास की बात करता है, आदिवासी गांव में, बैतूल क्षेत्र में आदिवासी बहुल जिला है मनोज जी, वहां जाके देखिए गांव में किस तरह से काम किया है संघ ने, किस तरह से धर्मांतरण को रोका है। ये भोले वाले आदिवासियों को बहला फुसला कर जो एक धर्मांतरण की प्रवृत्ति वहां चल रही थी, किस तरह से उस पर रोक लगाई, उनको मुख्य धारा से लाने का काम किया। राम ने भी वही काम किया था, राम ने भी भटके हुए ब्रजेश जी, हमारे संग बाला बच्चन जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री विधायक भी हैं। बच्चन जी बहुत स्वागत है अनाजी टीवी पर आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। बच्चन जी, बीजेपी सरकार आदिवासी इलाकों में रामलीला का आयोजन कराने जा रही है। आपकी सरकार के समय भी यह रहा था कि रामपथ भवन बनाया जाएगा, गौशाला बनाने की बात हुई थी, भजन मंडलियों को पैसा देने की बात हुई थी। और अब उमंग सिंगार इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनको आपत्ति है कि एक तो आदिवासी हिंदू नहीं है, वो राम की पूजन क्यों करे और आदिवासी इलाकों में क्यों रामलीला का आयोजन किया जा रहा है? देखिए अभी वो तो अब ये उनका वो है, लेकिन मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि देखो अभी मेरा तो नाम ही बाला राम है जी, और मेरे तो पिताजी का नाम भी राम सिंह था, श्री राम सिंह जी, ठीक है। तो जहाँ राम जी की अगर बात आती है तो ये तो आप समझ सकते हो इन चीजों से कि हमारे भी और हमारे पूर्वजों के भी राम जी के प्रति कितनी आस्था और विश्वास था और कितने मजबूत हमारे मतलब संबंध रहे और आस्था रही है जी। और हम सब के जो आप जानते ही हैं कि राम जी के बारे में जितनी बात हम कहें मैं समझता हूँ कि कम है।
चाहे सबरी भिल्ली की बात कर ले, वाल्मीकि जी की बात कर लें, उसके बाद वनवास जो हुआ राम जी का 14 साल का, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ताकतवर तरीके से लंबे समय तक और वनों में पूरी तरह राम जी की सेवा में आदिवासी ही लगे रहे थे। आदिवासियों ने ही पूरी तरह से उसकी सेवा की है और इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने भी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में राम वन पथ गमन का निर्माण कार्य कराने की भी बात ठानी थी। अभी सरकार को जो रामलीलाएं में जो करने कराने की बात, उनका अपना कॉन्सेप्ट, अपना सोच अपने हिसाब से हो सकता है, लेकिन मैं कि आपको कहना चाहता हूँ कि आज के समय में जो ज्वलंत समस्याएं और मुद्दे हैं उससे सरकार ध्यान मोड़ने का काम कर रही है, लोगों का ध्यान मोड़ रही है। देखिए अभी जो आदिवासी छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, छात्रवृत्ति दी जाती थी जी, केंद्र सरकार से 307 करोड़ रुपए दिए जाना था, उसमें से मात्र 170 करोड़ रुपए देने का और उससे भी कम का प्रोविजन कर दिया है। राज्य सरकार ने 150 करोड़ की जगह 50 करोड़ रुपए, 53 करोड़ रुपए कर दिए हैं। जो हॉस्टल, ग्रुप हॉस्टल के अंदर छात्र रहते तो उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। बैकलॉग के लाखों पद खाली मध्य प्रदेश तो में पड़े बिल्कुल, हैं। तो आपको नहीं लगता सबकी बालाजी कि जो मुद्दा आपने उठाया है और विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा, तो जो आपकी पार्टी में क्योंकि आदिवासी बड़ी संख्या में इस बार जीत कर आए हैं, तो उन सबको इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, बजाय इसका कि वो राम नाम को लेके जो विवाद छोड़ रहे हैं। देखिए नहीं, देखो राम नाम के नाम से विवाद ये भाजपा का काम है, कांग्रेस कभी चक्करों में पड़ती नहीं, ध्यान रखना। नहीं, हम ये तो जो ध्यान उमंग मोदी सिंगार जी की ने कहा वो आपको कहेंगे तो हम आपको सुनवा भी देंगे। नहीं, ठीक है, वो उनका मतलब ये तो मतलब ध्यान मोड़ने का काम है। दूसरा जो ज्वलंत मुद्दे हैं, देखो डीजल, पेट्रोल, जी। गैस सिलेंडर, खाने का तेल कितने महंगे हो गए। फिर किसानों की जो मध्य प्रदेश में समझता हूँ कि 75 से 80% खेती किसानी से जुड़ा हुआ प्रदेश है, उनकी फसलों का समर्थन मूल्य पे खरीदी क्यों नहीं होती है? अभी गेहूं चनों के लिए लोग किसान भटक रहे हैं और उसके बाद मक्का है, कपास है। हमारे इधर कितना निमाड़ में उत्पादन होता है कपास और मक्का का, समर्थन मूल्य पे सरकार लेकिन बिल्कुल उस पर भी चर्चा करेंगे और क्योंकि अभी सभी खरीदी शुरू होना है। लेकिन एक और बात है, जब आपकी सरकार थी तब ये कहा गया था आपके मुख्यमंत्री और तमाम सारे मंत्रियों ने कि जब जनगणना शुरू होगी तो आदिवासी खुद को हिंदू ना लिखाएं। तब आपकी पार्टी में से विरोध के सुर नहीं उठे थे, तो तब और अब में क्या अंतर आ गया है? देखो ये तो ये जो रामलीलाओं की जो बात कर रहे हैं हम, तो उस पर ठीक है, आप पहले ये सब करने कराने का ठीक है, आपकी मतलब योजनाएं हो सकती है, आपकी जो व्यवस्था है, आपका जो सोच है, आपकी नीयत, उस हिसाब से आप कर रहे हो। लेकिन जो मध्य प्रदेश के जो सरकार, मध्य प्रदेश के आदिवासियों की जो ज्वलंत समस्या है जी, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जहाँ तक अभी मेरी जानकारी में है कि मध्य प्रदेश का आदिम जाति कल्याण विभाग को ये शिक्षा विभाग में उसके कार्यों को का मिलान कर रहे हैं, उनमें विलय कर रहे हैं और उसके बाद लगभग 5000 स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी कर चुका है। मैंने शिवराज सिंह जी को, राज्यपाल जी के अभिभाषण में इस बात को मैंने कोट करते हुए उनको ये बोला है और इन्हें नोटिस उसको निकाल दिए, लेटर उसके निकाल दिए हैं। तो कोई आदिवासियों के हितों में काम कर रही है वो लग नहीं रहा है। तो और आपको तो आदिवासियों पर एक ध्यान मोड़ने के लिए सब किया जा रहा है। पिछले 18 सालों में देखें तो इतना मजबूत विपक्ष तो मध्य प्रदेश में कभी रहा नहीं। 2003 के आज जितना मजबूत विपक्ष आप हो, तो ये चीजें आप सड़क पर क्यों नहीं इसको लेके संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, देखो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है विधानसभा जी, विधानसभा के लिए हम लोगों को जो चुनकर भेजा, हम प्रश्न लगाते हैं, ये सरकार बोलती जानकारी एकत्रित की जा रही है। 2017 के प्रश्नों की जानकारी आज तक नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा में जो बसें लगाई, जो मतलब ये पौधे लगाए, वृक्षारोपण किया है, उनमें जो करप्शन हुआ है उसका आज तक ये सरकार तो जानकारी उसमें तो आपके मंत्री ने क्लीन चिट दे दी थी, उमंग सिंगार जब वन मंत्री थे। नहीं, ये इसका तो अभी मेरा प्रश्न अभी भी लगा था कि जानकारी एकत्रित की जा रही है इसके। और ये जो लोगों को आने ला जाने का जो काम किया था 2017 में, जिस समय शिवराज सिंह जी ने जो यात्रा की थी नर्मदा जी की गाड़ी से, उस समय के प्रश्नों का जवाब, और अभी किसानों की कर्ज माफी की और इससे जो संबंधित जो हमारे प्रश्न है विभागों के अलग अलग, अभी देखिए 54 विभाग है, 54 विभागों में से मात्र 4 विभागों में चर्चा हुई है और उसके बाद सबको चलिए इस पे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा सवाल है कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं हैं, उनको राम की पूजा, हनुमान की पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं तो आपका व्यक्तिगत मत मान रहा हूँ। जी, मेरे पिताजी का नाम श्री राम सिंह था, तो आप जी, आप इससे खुद आप अपना अनुमान लगा लो। और जो इसके अनुयायी जो राम जी का ठेकेदारी की जो बात करते हैं, वो उन लोगों को मैं खुद कहना चाहता हूँ कि चलिए हमारे तो नाम है। फिर उसके बाद जो राम जी ने जो सबरी भिल्ली के जो पेड़ जो मतलब उनने चक के जो मतलब सबरी के पेड़ थे, हाँ सबरी के पेड़ चेक करके दिए थे चक के, तो वो राम जी ने खाए थे सबरी भिल्ली। और उसके बाद फिर वो रामायण में वाल्मीकि जी का उल्लेख आता ही है, सब आप जानते ही हो। तो लेकिन अब तो स्थिति ये हो गई ना कि अब तो जी
लेकिन अब तो स्थिति उल्टी हो गई है। अब तो नेता अपनी देखो, स्वार्थ की राजनीति में खातिर देखो, हाँ, देखो, आदिवासियों को अभी- झूठे बेर खिलाने पे आमादा है। नहीं देखो, लोकतंत्र में अभी इसका मतलब अभी ये जो भाजपा जिस बैठक पे जो राजनीति कर रही है, इनको जिस मकसद और उद्देश्य से जनता ने जो चुना है, प्रदेश और देश की जनता ने, उस पे काम करे। आदरणीय नाथ साहब जो कहते हैं मैं उस बात से सहमत हूँ जी। कि ध्यान भटकाने का और ध्यान मोड़ने का राजनीति करती है भाजपा। जी चलिए इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने और समय देने के लिए बहुत धन्यवाद बालाजी। तो ब्रजेश जी, एक फाइनल कमेंट कि कम से कम कोई एक नेता तो उनके मान रहे हैं, वो कम से कम अपने नाम में ये बात हो रही है कि जब कमलनाथ सरकार में वो मंत्री थे तो अब ये जो मुद्दा हमने कहा था आदिवासियों वाला, जनगणना वाला मुद्दा, तब उस पर अंदर से किसी आवाज़ नहीं उठी थी। तो कम से कम कहीं एक मत पर तो वो जा रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि वो आदिवासियों की भावनाओं को समझ रहे हैं, आम जनता की भावनाओं को समझ रहे हैं, इसलिए वो राम के खिलाफ तो फिलहाल बाला बच्चन तो नहीं जा रहे हैं। देखिए मनोज जी, हमने देखा है राम के मामले में कांग्रेस ही बटी हुई नजर आती है हमको। उसके कुछ नेता राम के लिए चंदा करते हैं, कुछ राम नाम जाप करते हैं, कुछ उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। रही बात वोट बैंक की, उन क्षेत्रों में राम का नाम कोई कांग्रेस नेता नहीं लेता, वो नेता नहीं लेते जहां उनको लगता है कि राम का नाम लेने से उनका एक वोट बैंक जो फिक्स है वो खिसक जाएगा, तो वो वहां पे चुप रहते हैं। और जिन नेताओं को लगता है कि यदि हमने यहाँ राम का नाम लिया तो हमें वोट मिल सकते हैं, तो वो राम नाम जपने लगते हैं। तो राम नाम है, जहां जिसको फायदा दिखता है वहां पर जपने लगता है, जिसको नुकसान दिखता है वो विरोध करने लगता है। तो ये तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। जो सबरी के बेर राम ने चखे थे, भले झूठे सही, लेकिन आज के नेता वो बेर चखना चाहते हैं, लेकिन राम नाम के। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका। तो निश्चित तौर पर हमने रामायण में पढ़ा प्रसंग भी है कि वाल्मीकि ने मरा मरा कहकर राम को पा लिया था, और आज की राजनीति में राम राम कह के लोग मरने मारने पर उतारू हैं, विभाजन पर उतारू हैं। कभी वो कहते हैं कि आदिवासी गैर हिंदू हैं, कभी तमाम तरह के प्रपंच किए जाते हैं, लेकिन जब वोटों का समय आता है वोट लेने का, तब वो सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर राम नाम की महिमा में उनको वोटों की महिमा दिखने लगती है। तो अटेंशन में आज इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। सभी को राम राम।